उपलक्ष्य हमारा है कि हमारा इस साल का 20वां MTNL परफेक्ट हेल्थ मेला जो कि सितंबर अक्टूबर में होता है, इस साल 29 सितंबर से 31 अक्टूबर तक है, उसके डेट्स को अनाउंस किया जाए और उसके थीम को अनाउंस किया जाए। और क्योंकि इस वक्त में दो चीज़ें हो रही हैं, एक जो हो रहा है वो है उत्तराखंड, दूसरा है डॉक्टर्स डे जो 1 तारीख को आ रहा है, तो हमने इन दोनों को आपस में लिंक कर दिया है। क्योंकि परफेक्ट हेल्थ मेले की डेट्स अनाउंस करनी है तो हमारी डेट्स बड़ी क्लियर हैं। थीम हमारा डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, जो उत्तराखंड में हुआ वो दोबारा ना हो, इसके बारे में हमारा जो थीम जो हमारा रहेगा वो यही रहेगा। जो उत्तराखंड में हुआ वो दोबारा ना हो, यही हमारा थीम रहेगा परफेक्ट हेल्थ मेले का। डिटेल्स, क्योंकि हमारी ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है परफेक्ट हेल्थ मेले से, तो आज के दिन में हम बेसिकली डेट्स एंड थीम को अनाउंस करते हैं। अब दो चीज़ों को हम डिस्कशन में लेकर आएंगे। पहला आएगा उत्तराखंड के अंदर में क्या हो रहा है, उसके अंदर में मैं 3 सवाल, कुछ तो मैं बोलूँगा, एक सवाल मैं पूछूंगा कि हाउ कैन कम्युनिकेशन हेल्प। उत्तराखंड में MTNL नहीं है, BSNL है, लेकिन अगर MTNL वहाँ पर होता तो उनका क्या रोल है किसी भी डिज़ास्टर के अंदर में। यानी कि अगर दिल्ली में ऐसा कोई सीन हो जाए तो MTNL क्या कर सकता है, ये सवाल उठेगा। दूसरा सवाल मेरा ये उठेगा कि अगर भगोटिया जी उत्तराखंड के डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज होते तो ये क्या करते, यानी कि एक सरकार डिज़ास्टर में क्या करती है, ठीक है। तीसरा, डॉक्टर OP अग्रवाल हैं फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट से, क्योंकि 11 तारीख को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे आ रहा है और 14 दिन से पहले ये लोग अपने कुछ अनाउंसमेंट्स करते हैं पॉपुलेशन के हिसाब से। तो ये पॉपुलेशन को कम करने के लिए सरकार क्या कर रही है, और डिज़ास्टर मैनेजमेंट के अंदर में क्या कोई प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई फर्स्ट एड है या कुछ है, अगर कुछ बताना चाहें तो आप बताएंगे इसके अंदर में। ज्वाला जी हमारे आज के गेस्ट सेलिब्रिटी हैं और हम हमेशा जब भी कोई थीम रिलीज़ कराते हैं तो गेस्ट सेलिब्रिटी से ही हम करवाते हैं। ये म्यूज़िक लेजेंड हैं, अभी इनको हाईएस्ट म्यूज़िक का अवार्ड भी मिला है राष्ट्रपति से। जैसे हमारा BC रॉय अवार्ड होता है, ऐसा ही इनका एक नाटकीय संगीत अवार्ड मिला है जो इस साल इनको मिला है। तो इससे पहले कि हम डिस्कशन में आए, सबसे पहले हम आज का थीम को रिलीज़ करेंगे। कि ज्वाला जी, पुराने ज़माने में लोग गानों से वर्षा ला दिया करते थे, तो अगर पुराने ज़माने में लोग जब विपदा भगवान ला सकता है, तो ऐसा कोई तरीका नहीं है कि हम गानों से विपदा को रोक सकें। जब आप संगीत ला सकते हो, दिए जला सकते हो, वर्षा ला सकते हो, तो वर्षा को रोकने वाला भी कोई संगीत होना चाहिए। तो क्यों ना इस वक्त में सारे सिंगर्स इंडिया के मिले और सोचें कि हम क्या कर सकते हैं इस विपदा को रोकने के लिए। जावे परदेसिया तू तेरा कनोलाया, मैं रुल गया मैं भुल गया, मैं होया मजबूर नी जदों दात थगूर नी, बस ना चले यादां तेरिया, जावे परदेसिया तू तेरा कनोलाया। सबसे पहले एक सवाल उठ रहा है कि हर कोई ये सवाल पूछ रहा है कि वहाँ पे डेड बॉडी पड़ी हुई है और डेड बॉडी से बीमारियाँ फैलेंगी। ये सवाल 2 दिन से मीडिया में उठ रहा है। मैंने लास्ट 24 घंटे में काफ़ी रिसर्च करी है, ढाका का एक्सपेरिमेंट लिया है, अमेरिका में जहाँ जहाँ पे फ्लड आए हैं सबके हम लोगों ने स्टडीज़ निकाली हैं, लिटरेचर सर्वे किया है, और WHO की क्लियर कट गाइडलाइंस है कि डेड बॉडी से बीमारी नहीं फैलती। डेड बॉडी से बीमारी तभी फैलेगी जब उस आदमी में जो मरा है उसमें कोई बीमारी हो। तो अगर कोई बीमार आदमी मरेगा तो उससे बीमारी फैल सकती है, एक नॉर्मल आदमी अगर एक्सीडेंट से मरेगा उससे बीमारी नहीं फैलती। लोग कह रहे हैं कि वहाँ गिद्ध आ रहे हैं तो इससे बीमारी फैलेगी, वो नेचुरल सफाई कर्मचारी हैं, उनको आने दो। लोग कह रहे हैं उनकी जो बॉडी जो है दब गई है अंदर, वो नेचुरल बरियल है, आप भी तो बरी करोगे या जलाओगे या बरी करोगे। तो अगर भगवान ने बरी कर दिया है उनको तो फिर आप उनको क्यों निकाल रहे हो।
लोग कह रहे हैं पानी में बह गए हैं, रोज लोग पानी में बहते हैं। जो डेड बॉडी वहां पड़ी हुई है वो सड़ रही हैं, कोई बात नहीं, बदबू पैदा करेंगी, बीमारी पैदा नहीं करेंगी। उसमें कीड़े लग गए हैं, वो कीड़े आदमी को नहीं काटते। बीमारी कब फैलेगी? जब वहां पे लोग जो वहां रह रहे हैं उनको पीने का पानी नहीं है, वो गंदा पानी सीवेज का पी रहे हैं, फिर वो पट्टी कर रहे हैं, वो पट्टी पानी में जा रहा है, तो उससे गैस्ट्रोएंटेराइटिस, डायरिया हो रहा है। बीमारी कब फैलेगी? जब वहां फंगस पैदा हो जाएगा पानी के कारण से, फंगस से होने वाली बीमारियां। बीमारी कब फैलेगी? जब वहां पे सांप गुजरेंगे, वहां पे सांप निकल आएंगे, सांप ने काट लिया। बीमारी कब फैलेगी? जब वहां पे पानी की सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं है, तो इलेक्ट्रोक्यूशन डेथ्स हो रही हैं। आज की डेट में जब आप कह रहे हैं कि उत्तराखंड में सिर्फ 1000 लोग रह गए हैं, बाकी सबको हमने इवैक्यूएट कर दिया, तो महामारी किसमें होगी? जब आपने सब लोगों को इवैक्यूएट कर दिया। तो सरकार का जो इस वक्त में कंसर्न है, कंसर्न सिंपल है, इवैक्यूएट करो लोगों को और वहां पे रेस्टोर करो सेफ वाटर को, सेफ इलेक्ट्रिसिटी को, सेफ सैनिटेशन को, ताकि लोगों में आगे जाके बीमारियां ना हो। ये मिथ हमारी जो है कि दिल्ली में जो भी डॉक्टर मेरे को, जो भी पेशेंट मेरे को फोन कर रहा है कि वो उत्तराखंड के लोग मेरे घर में आ रहे हैं, मेरे को बीमारी तो नहीं दे देंगे, हम जाएं कि नहीं जाएं उस एरिया के अंदर में, तो ये सारी मिथ्स हैं। इसके ऊपर में वी विल टेक वन लाइन फ्रॉम एवरीबॉडी। डॉक्टर बकोटिया, डेड बॉडी यदि हम नॉर्मली लेते हैं तो वेस्ट में काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि उसका एक संस्कार के साथ डिस्पोजल करते हैं। लेकिन डेड बॉडी में अभी बताया कि यदि इन्फेक्शन ऑलरेडी है या उसमें पहुंचने का चांसेस है, तो वो इन्फेक्शन को ग्रो करेगी, क्योंकि ऑर्गेनिक मटेरियल है वो। और ऑर्गेनिक मटेरियल को डिस्पोजल के जो तरीके हैं, मैंने इस पर काफ़ी रिसर्च किए हैं 10-15 साल पहले। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी डेड बॉडी को बरी करते थे, जो उनके तरीके थे, या बर्न करते थे। एक अभी बताया कि कुछ लोग आज भी कहीं जगह ट्रेडिशन है कि बर्ड्स के लिए छोड़ देते हैं या वाटर बॉडी में रिलीज कर देते हैं। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है कि डेड बॉडी को वो डिस्पोज करते हैं। लेकिन यदि डेड बॉडी को आप वहीं पड़ा रहने देते हैं तो ऑर्गेनिक मटेरियल कुछ ग्रो तो करेगा, और यदि उससे बह के कोई पानी कंज्यूम कर रहा है तब चांसेस होगा कि उसमें जो बैक्टीरिया है या कोई है वो उसमें बॉडी में जाएंगे, आदमी को जो कंज्यूम कर रहे हैं। तो ऐसे में वहाँ पानी बॉयल करके पीने का तो कोई साधन नहीं है। लेकिन नेचुरल वाटर जो है गंजीज का, वो बहुत ही नेचुरल वाटर बड़ा साफ है, इतना नहीं है कि बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन करेगा। हमारी यमुना की तरह नहीं है कि वहाँ बहुत सारा कोलिफॉर्म है और वो इतना बीमारी कर देगा। गंजीज वाटर बहुत ही फ्लो से है और इतना बीमारी होने के चांसेस नहीं है। दूसरा एक चीज़ जो खास है, जो हम बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं, जो एनवायरनमेंट के बारे में है, हम जाके रिवर बेड में बस गए हैं। तो बिल्कुल मीडिया का मेजर रोल है कि रिवर बेड में लोग ना बसें, जो होटल बनाए, कुछ भी बनाए, तो आपने थोड़ी हाइट पे बनाए, ताकि वाटर का जो नॉर्मल फ्लो है उसको आप यदि रोकेंगे तो आपकी बिल्डिंग को वो बहा के ले जाएगा, और जो उसमें ह्यूमन लाइफ है उसको भी डैमेज करेगा। डॉक्टर ओपी अग्रवाल। देखिए, हमारा जो एक परिवार कल्याण विभाग है, महत्वपूर्ण विभाग है ये, और इस विभाग के थ्रू जो है हम काफ़ी जो हमारे जो जन स्वास्थ्य कार्यक्रम है उसका संचालन करते हैं। और उसमें एक जो कई कार्यक्रम में जो है एक कार्यक्रम है जो हमारी जो है गर्भवती जो माताएं होती है और जो दूध पिलाती माताएं होती हैं उनके लिए भी होता है। तो हमारा जो विभाग की तरफ से मैं ये कहना चाहूँगा कि साहब वहाँ पे जो है उत्तराखंड के अंदर जो भी यदि कोई गर्भवती महिला हो, सबसे पहले तो जो है उसको हम मालूम करें कि कौन गर्भवती महिला है, और उसका मालूम करके उसको आइडेंटिफाई करके हम उसका जो है चेकअप करें, और चेकअप करवा करके उसको फिर जो भी जो है उसको जो आयरन की गोलियां हैं, टीके हैं और जांच है वो हम उसका प्रबंध करवाएं। और उसका वो चूँकि वहाँ से इवेक्यूएट नहीं हो सकती है, तो प्रसव के टाइम पे उसको जो पूरी जो सुविधाएं होती है जिससे कि सेफ जो है उसको सुरक्षित उसका एक जो है प्रसव हो वहाँ पे, उसकी हम इंतजाम करवाएं। और उसके बाद में भी जो है फिर प्रसव के बाद में भी जो है 6 सप्ताह तक जो है उसकी पूरी देखभाल हो, और जो बच्चा जो पैदा होता है उसकी भी जिम्मेदारी हमारी होती है कि साहब की जो है कि हम उसका भी देखें कि साहब की बच्चा जो पैदा हुआ है कि वो स्वस्थ बना रहे, और उसका जो भी जो है टीकाकरण है, उसकी जांच है, और जो भी उसको जो बच्चा जो बीमार होता है तो उसका जो है इलाज कराने की
भी हम जो जिम्मेदारी वो महसूस करते हैं, ये हमारा रोल है। बच्ची ये है कि यदि बच्चे वहाँ पे रहते हैं, दूसरा हमारा एक रोल ये है कि हम जो है बच्चों का टीकाकरण भी जो है करवाने की जिम्मेदारी लेते हैं। कि साथ ही जो है टीकाकरण जो भी बच्चे जो जन्म से लेकर के 5 साल तक के बच्चे हैं, उनको जो भी जो है हमारे जो टीकाकरण का जो शेड्यूल बना हुआ है उसके अनुसार उनका पूरा टीकाकरण लगे। और बच्चा यदि बीमार होता है तो उसकी देखभाल करवाएं और उसको प्रॉपर पूरा उसका ट्रीटमेंट हो, अर्ली डिटेक्शन एंड अर्ली मैनेजमेंट ऑफ द इलनेस इन द sick newborn child and the children, and the immunization of the children as per the schedule, and timely checkup of the pregnant women, and complete investigations, and ensuring the safe delivery and the safe postnatal care and the safe newborn care. सो हमारी बातचीत ये है कि सबसे पहले कि क्या डेड बॉडी से महामारी फैल सकती है। यूजुअली नो, WHO का रिकमेंडेशन है कि हमारी एफर्ट्स होनी चाहिए लोगों को इवैक्यूएट करना, सेफ वाटर सप्लाई का वहाँ पे इंतज़ाम करना और सैनिटेशन को प्रॉपर्ली मेंटेन करना। वहाँ पे अगर कहीं फंगस ग्रो हो रही है तो उसको रोकना। जो बीमारियाँ देखी गई हैं वो डायरिया है। डायरिया तब होगा जब आपका सैनिटेशन का पानी, सीवेज का पानी नॉर्मल पानी से मिल जाएगा, तभी डायरिया होगा, अदरवाइज डायरिया नहीं होगा। डॉक्टर OP अग्रवाल ने कहा कि अगर वहाँ पे प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं तो उनको प्रायोरिटीज़ देके उठाना चाहिए, ताकि वो एटमॉस्फेयर उनके लिए, बच्चों के लिए अच्छा नहीं होगा। तो अगर उत्तराखंड के एरिया में अगर कोई भी, डॉक्टर NK यादव प्लीज़ जो है ना सर, तो अगर कोई भी लेडी वहाँ पर प्रेग्नेंट है, हमें नहीं मालूम, मीडिया की तरफ से हमारे को कोई रिपोर्ट्स नहीं है अभी, ना इसके ऊपर में कभी कोई स्टोरी गई है कि वहाँ पे प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं कि नहीं है। और अगर प्रेग्नेंट लेडीज़ वहाँ से आई हैं, लोगों को इवैक्यूएट करने लिया गया है, तो उनके साइकोलॉजिकल इफेक्ट उनमें और उनके बच्चे में क्या आ सकता है, उनको काउंसलिंग की ज़्यादा ज़रूरत है। ये एक डिफरेंट एंगल है स्टोरी का जो किसी ना किसी को लग सकता है, बिकॉज कभी आज तक किसी न किसी प्रेग्नेंट लेडी के एंगल को कवर नहीं किया। मेरा मानना ये है कि प्रेग्नेंट लेडीज़ जो वहाँ से इवैक्यूएट होकर आ गई हैं, उनके बच्चों के अंदर में मनोप्रभाव असर आ सकता है, इसलिए उन लेडीज़ को काउंसलिंग की ज़्यादा ज़रूरत है। अगर उन लेडीज़ को रात में नाइट मेयर्स आएँ तो इसमें दिक्कत आ सकती है। तो ये एक प्रॉब्लम हमारे साथ में है। जहाँ तक बीमारियों का सवाल है, बड़ी क्लियर है। वहाँ पे अगर पानी इकट्ठा होगा तो डेंगू मलेरिया का मच्छर वहाँ पहुँच सकता है, ये एरियाज के अंदर में है। लेकिन इसका एक सवाल मैं डॉक्टर यादव से, सिंपल सा, डॉक्टर NK यादव हमारे बीच में आ गए, सिंपल सवाल पूछता हूँ सर कि पहाड़ों में नॉर्मली डेंगू मलेरिया कितना होता है? नॉर्मली जहाँ फ्लड आते हैं, पानी इकट्ठा होगा तो डेंगू मलेरिया होगा, लेकिन क्या केदारनाथ के जहाँ पे उस लेवल के हाइट में भी क्या अगर पानी एक्यूमुलेट होगा तो डेंगू मलेरिया का खतरा है कि नहीं है? नॉर्मली इतनी हाइट पर डेंगू मलेरिया केसेस नहीं होते हैं। जो लोअर एरिया है वहाँ पर ऋषिकेश वगैरह में या उसका जो पास का एरिया है वहाँ पर ज़रूर मलेरिया केसेस होते हैं। डेंगू तो इतना नहीं देखा गया है फुट हिल्स एरिया में, हिली एरिया में, लेकिन मलेरिया केसेस ज़रूर रेगुलरली होते हैं। लेकिन जो हाइट है बद्रीनाथ, केदारनाथ, वहाँ पर मलेरिया केसेस नहीं होते। सो इस वक्त में ये एक अच्छी न्यूज़ है डॉक्टर यादव से कि जो हम बात करते हैं वहाँ कौन कौन सी बीमारी फैल सकती है, तो लेट्स कट मलेरिया एंड डेंगू। इवन वहाँ पानी इकट्ठा भी हो गया है, तो हमारी एफर्ट्स वहाँ पे डेंगू मलेरिया को चेक करने के लिए नहीं होनी चाहिए। हमारी एफर्ट्स होनी चाहिए वहाँ पे सेफ वाटर, सेफ इलेक्ट्रिसिटी एंड सीवेज सिस्टम को कंट्रोल करने की, ताकि डायरिया ना फैले, फंगस ना फैले। घरों में फंगस आएगा तो फंगस ना फैले, ये हमारी 2 प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए। मेरा तीसरा सवाल डॉक्टर यादव से, डॉक्टर भगोटिया में से कोई भी आंसर देना चाहे, तो पहाड़ों में क्या सांप पहुँचते हैं? पहाड़ टूटे, लेवल ग्राउंड पे तो सांप होते हैं, लेकिन क्या पहाड़ों में भी सांप होते हैं कि लोगों को खतरा हो सकता है सांप का कि नहीं हो सकता? अगर लेवल ग्राउंड में फ्लड होता, कोई एपिडेमियोलॉजिकली ऐसा है कि पहाड़ों में सांप कम होते हैं कि ज़्यादा होते हैं? देखिए, ऐसा कोई स्टैटिस्टिक्स मेरे पास नहीं है, लेकिन सांप तो सभी जगह डिफरेंट एरियाज में पाए जाते हैं, और जैसे ही उनका हैबिटेशन डिस्टर्ब होगा तो चांस ऑफ मूवमेंट हैं। बाकी ऐसे आई डोंट हैव एनी डेटा उसके बारे में, लेकिन अननोन भी नहीं है हिली एरिया में। हाँ, अभी दिल्ली में जो थोड़ा फ्लड आया था उसमें 3 केसेस आए थे स्नैक बाइट के, लेकिन वो फर्स्ट डे ही हमें पता लग गया था, लोगों को आइडिया नहीं था कि पानी में भी सांप आ सकते हैं। उसके बाद में इस तरह की कोई घटना नहीं हुई, क्योंकि उनको साइड में कर दिया। पहाड़ों में भी सांप होते हैं, लेकिन
अभी बताया डॉक्टर साहब ने कि जब तुम उनको डिस्टर्ब नहीं करोगे तो वो अपने जगह से हिलते नहीं है। और जब भी पानी फ्लड आता है तो सांप हमेशा बाहर आ जाता है। सांप बिल में रहता है, बिल में पानी जाएगा तो सांप बाहर आ जाता है। मैं सवाल पूछ रहा हूँ चंडोक जी से, एंड विनोद कुमार जी हमारे बीच में आ गए हैं दिल्ली MTNL के साथ में जो है। दीपक जी, मेरे को एक सिंपल बताइए कि क्यों अगर कहीं पर भी फ्लड आए, डिजास्टर आ जाए, तो आज की डेट में जहां कम्युनिकेशन सिस्टम इतना इफेक्टिव है, व्हाई शुड द कम्युनिकेशन डिस्टर्ब फॉर मोर देन 1 आवर? ऐसी क्या टेक्नोलॉजी लाई जा सकती है कि वहां पे कम्युनिकेशन सिस्टम से? आज की डेट में क्या है कि मेरा अपना स्टाफ 24 घंटे तक अपने घर पे बात नहीं कर पाया क्योंकि वहाँ बादल फटा था। ही कुड नॉट कम्युनिकेट फॉर 24 आवर्स। तो ऐसा क्या किया जा सकता है ऑन प्रायोरिटी कि कोई टेम्पररी सिस्टम हो, आप एक हेलीकॉप्टर से वहाँ पे ले जाके बेस स्टेशन क्रिएट कर दो ताकि कम्युनिकेशन इज नॉट डिस्टर्ब? ऐसी क्या टेक्नोलॉजी लाई जा सकती है इस सिचुएशन के अंदर में कि 24 घंटे से ज़्यादा वहाँ पे कम्युनिकेशन सिस्टम कंट्रोल में आ जाए? फर्स्ट ऑफ ऑल MTNL की तरफ से आप सबका स्वागत है 20th परफेक्ट हेल्थ मेला में। डॉक्टर अग्रवाल ने बड़ा ही पर्टिनेंट क्वेश्चन पूछा है और इस वर्ष की मेले की थीम भी यही है कि डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या कंट्रीब्यूशन किया जा सकता है। आई थिंक कम्युनिकेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट में होना चाहिए। और जैसा आपको पता है कि उत्तराखंड के प्रॉब्लम में जितना हमारा केबल का नेटवर्क होता है, चाहे ऑप्टिकल फाइबर हो, कॉपर का हो, वो जब इस टाइप की कैलामिटी और होता है तो वो सबसे पहले डिस्टर्ब हो जाता है। और दूसरा जो हमारा मीडियम है वो मोबाइल का है, तो मोबाइल में भी जहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी वहाँ बेस स्टेशन अभी भी इंटैक्ट रहे, लेकिन बहुत सी जगह बेस स्टेशन हमारे जब डैमेज हो गए तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है कि ट्रांसमिशन जो मोबाइल से लोग करते हैं, जिसमें वीडियो भी शामिल है, जिसमें लोग अपने परिजनों से बात कर सकते हैं, एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट टूल है वो, तो उसका डिसरप्शन होना मास लेवल पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो इसका इलाज यही है कि एक तो ऐसे कैलामिटी की जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे बेस स्टेशन इस टाइप के लगाए जाएँ, और दूसरा एक सेटेलाइट फ़ोन की सुविधा है जो कि काफ़ी लोग यूज़ करते हैं। सेटेलाइट फ़ोन एक ऐसा माध्यम है जो ऐसी परिस्थिति में भी काम करता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि नॉर्मल कम्युनिकेशन फेलियर होता है, लेकिन जो आर्मी का कम्युनिकेशन है, नेवी का है, उन लोग दे आर एबल टू कम्युनिकेट विद देयर हेलीकॉप्टर पायलट्स विद अदर्स। तो डेफिनेटली कम्युनिकेशन तो हो रहा है और मास लेवल पे हो रहा है, तो वो कम्युनिकेशन पब्लिक के लिए उपलब्ध हो उसके प्रति स्टेप्स लेने की ज़रूरत है, जिसमें एक सेटेलाइट फ़ोन भी एक ऐसा माध्यम है जो कि सस्ता है और पब्लिक भी उसको यूज़ कर सकती है। क्योंकि फॉर एग्जांपल मैं बताऊं कि हमारे हैं परिचित जो जेद्दा में हैं, शिप में हैं, मैं सेटेलाइट फ़ोन पे उनसे अक्सर बात करता हूं, वो बियॉन्ड इन द सी साइड में। तो एक बड़ा इफेक्टिव मीडियम है सेटेलाइट फ़ोन, जो अगर एक तरफ हो तो बाकी कम्युनिकेशन मीडियम, मैं नॉर्मल फ़ोन से उनसे बात करता हूँ, तो वो चीज़ें सस्ती की जाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध हों, तो ये एक बहुत ही सशक्त माध्यम हो सकता है। आई थैंक यू। सो हम लोग आई थिंक मेरी रिकमेंडेशन जो मैं चाहूँगा कि मैं सरकार को लिख के दूँ वो बड़ी सिंपल है कि हर सिटी में डिज़ास्टर मैनेजमेंट की जो सेल है वहाँ पे पोर्टेबल डिज़ास्टर रेजिस्टेंट, चाहे वो फ्लड हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, वल्कनो हो, भूचाल आए, आंधी आए, कुछ भी आए, फ़ोन के स्टेशन होने चाहिए। मतलब हर सिटी के अंदर में एक ऐसे स्टेशन सरकार की तरफ से होने चाहिए कि अगर विपदा आ जाए तो वो चलते रहे, आम आदमी के लिए उपलब्ध होने चाहिए। तो आज की डेट में ये नीड है, विच इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। और उस वक्त में अगर एक स्टेशन भी अगर ऐसा हो तो वहाँ से अनाउंसमेंट की जा सकती है, वहाँ से आप पिक्चरें दिखा सकते हो कि सारे लोग सेफ हैं। ये एक रिक्वायरमेंट है जो कि आज की डेट में मुझे लगता है कि होनी चाहिए। पोर्टेबल का मतलब है कि अगर वहाँ नहीं है तो आप ले जाके वहाँ लगा दिया। ये शुड बी डिजास्टर रेजिस्टेंट, कि वहाँ पे अगर सारी केबल्स टूट गई हैं तो भी ये स्टेशन काम करे सैटेलाइट के माध्यम से। और मोबाइल कम्युनिकेशन जिसमें ऑडियो वीडियो सब चीज़ें हों, और ये सिर्फ आर्मी को नहीं, रेस्क्यूअर्स को नहीं, आम आदमी को भी रिलीफ होना चाहिए। इसमें बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल ट्रॉमा आप ख़त्म कर सकते हो। आई जस्ट वांट टू ऐड वन लाइन। इस साल परफेक्ट हेल्थ मेला 29 सितंबर को दिल के दरबार से चालू होगा, 31 अक्टूबर को CPR उत्सव में खत्म होगा,
5 दिन का मेला कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में होगा। इसके अलावा हमारी एक्टिविटीज 1 महीने तक चलती रहेंगी। इसलिए एक कॉमनवेल्थ गेम्स कभी कहाँ हो रहा है, कभी कहाँ हो रहा है, 2 दिन का गैप, 2 दिन का रेस्ट, फिर एक एक्टिविटी। ये एक्टिविटीज की डिटेल्स आप लोगों को बाद में बताई जाएंगी।